बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशीर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड एक्विलिब्रियम उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, टॉर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम टॉर्क पढ़ेंगे भी और मैं आपको समझाऊंगा कि टॉर्क होता क्या है। पढ़ने के साथ साथ समझेंगे भी हम कि टॉर्क बेसिकली है क्या चीज़, ठीक है। और इसमें टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, अब ये भी आगे इसी का हिस्सा ही है। उसकी डायग्राम्स बच्चों को समझ नहीं आती, उसको बड़े अच्छे तरीके से हम समझेंगे। तो आई होप कि इंशाल्लाह आज का लेक्चर बड़ा अच्छा होने वाला है। तो आप लोग ज़रा तवज्जो कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी। सबसे पहले तो इसका नाम देखें बेटा। टॉर्क तो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है ना, सबसे फेमस नाम है, सब बच्चे जानते ही हैं। टॉर्क का दूसरा नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का दूसरा नाम क्या है? मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। मूवमेंट का मतलब होता है घुमाओ, यानी कि ऐसी फोर्स जो किसी चीज़ को घुमाती है। देखें, फोर्स तो आगे पीछे भी मूव करवाती है ना किसी चीज़ को। फोर्स के बहुत सारे काम हैं, ठीक है। टॉर्क का दूसरा नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स और इसका तीसरा नाम है रोटेशनल फोर्स। टॉर्क असल में एक फोर्स ही है। आप ज़रा लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा। टॉर्क असल में एक फोर्स ही है, बस ये एक ऐसी फोर्स है जो चीज़ों को घूमने पर मजबूर करती है, जो चीज़ों को टर्न करवाती है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि जो चीज़ घूम रही है उसमें टॉर्क होगा? स्टूडेंट्स, नहीं। ये बात आप बुक की साइड पे आप लिख लें, हर घूमती हुई चीज़ में टॉर्क नहीं होता। ये बात ज़हन नशीन कर लें। अक्सर बच्चों का यही कॉन्सेप्ट होता है शुरू से कि जो चीज़ घूम रही है वो टॉर्क है। नहीं, गलत। ये मैं आपको एंड पे एमसीक्यूज़ भी करवाऊंगा कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूम रही है, पंखा है, वो एक ही स्पीड से घूमता जा रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमता जा रहा है, उसका टॉर्क तो ज़ीरो होगा, हालांकि पंखा तो घूम रहा है। तो पता चला हर घूमती हुई चीज़ में टॉर्क नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट आप हम ज़हन में बिठा लें। फिर टॉर्क होता क्या है? टॉर्क बेसिकली एक फोर्स का दूसरा नाम है। जब बॉडी लीनियर मोशन करेगी ना आगे पीछे, उसको हम कहते हैं फोर्स। लेकिन जब वो बॉडी दायरे में घूमना शुरू कर देती है, रोटेशन, सर्कल में, उसको कहते हैं टॉर्क। लेकिन हर घूमती हुई चीज़ में टॉर्क नहीं होता। फिर टॉर्क होता क्या है? ज़रा इसकी डेफिनेशन से हम समझते हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट, अब इसको ज़रा समझें। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस। एक्सिस एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, इज कॉल्ड टॉर्क। अब ज़रा इस डेफिनेशन को समझ लें बेटा। उसने ये नहीं कहा कि टर्न, टर्न तो कहते हैं ना, फिर द टर्न ऑफ फोर्स, कि ऐसी फोर्स जो चीज़ों को घुमाए उसको टॉर्क कहते हैं। नहीं, टर्निंग इफेक्ट का है। अब ये टर्निंग इफेक्ट क्या है, इसको आप उर्दू में लिख लें। टर्निंग इफेक्ट का मतलब है किसी घूमती हुई चीज़ का अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करना। चीज़ घूम रही है और घूमते घूमते उसकी स्पीड कभी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। अगर घूमते घूमते उसकी स्पीड कम हो रही है फिर भी टॉर्क पैदा होगा। अगर घूमते घूमते उसकी स्पीड बढ़ रही है फिर भी टॉर्क पैदा होगा। लेकिन अगर घूमते घूमते उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है तो फिर टॉर्क पैदा नहीं होगा। तो टर्निंग इफेक्ट का आपको मतलब समझ आया? इसका मतलब ये है किसी घूमती हुई चीज़ का अपनी एंगुलर स्पीड को कम या ज़्यादा करना, ठीक हो गया, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द। अच्छा जी, इसकी दूसरी डेफिनेशन समझें। द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है ज़रब देना। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स की मैग्नीट्यूड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने देना कहाँ से कहाँ तक? एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ज़रा इस डेफिनेशन को मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन इसको समझाऊंगा जब मैं एक्सप्लेनेशन आपको करवाऊंगा ना, इसको समझाऊंगा तब जब वो रेंच वाली एग्जांपल हम करेंगे तो उसमें इस डेफिनेशन को हम समझेंगे। पहले ही आपको समझ आ गई ना, मैंने पहले 3 नाम बताए हैं, फिर डेफिनेशन पढ़ाई है, फिर उसको समझाया है कि हर घूमती हुई चीज़ का टॉर्क नहीं होता। टर्न नहीं कहा, टर्निंग इफेक्ट का है। टर्निंग इफेक्ट का मतलब ही यही है कि किसी घूमती हुई चीज़ का अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करना। अच्छा ठीक है, अब ज़रा तीसरी मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। पहली समझा दी है और तीसरी समझा रहा हूँ, दूसरी मैं ज़रा थोड़ी सी बाद में समझाता हूँ, आप लोग ज़रा तवज्जो कीजिएगा। द क्रॉस प्रोडक्ट, आपको पता है ना, हम पिछले ही लेक्चर में पढ़ कर आए हैं। अगर आपने वो लेक्चर सुना है मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। द क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ये ज़रा तवज्जो कीजिएगा।
क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट मैं कल ही पढ़ा के आया हूँ आपको। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर, इसको आप पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, एंड फोर्स वेक्टर। अब ये दो चीज़ें हैं बेटा, गौर करें, एक रेडियस वेक्टर है और दूसरा कौन सा है, एक फोर्स वेक्टर है। रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, उसको हम टॉर्क कहते हैं। इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं, ज़रा आप तवज्जो कीजिएगा, टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। दिस आर इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर, इसको पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। अब ये रेडियस कैसे बनता है मैं आपको समझाऊंगा, आप परेशान ना हो, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड अ टॉर्क। ये टॉर्क का ये सिंबल है, इसको टॉ भी कहते हैं, TAW, दिस इज कॉल्ड टॉ। अच्छा बेटा, आपने गौर करना है कि इसको R क्रॉस F ही लिखना है। F क्रॉस R लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों बोला? क्योंकि मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पढ़ाया है कि अगर ऑर्डर हम चेंज कर देना तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। R क्रॉस F लिखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अगर आप F क्रॉस R लिखेंगे ना, फिर ये नेगेटिव टॉर्क होगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इसमें डायरेक्शन का जिक्र है, तो आपने लिखना हमेशा फार्मूले में R क्रॉस F ही है। तो अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट को ख़त्म करें, क्या आएगा, R की मैग्नीट्यूड, F की मैग्नीट्यूड, क्रॉस है तो क्या आता है, साइन थीटा। अभी चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या था, वेक्टर प्रोडक्ट, और साथ में क्या आ जाएगा, n कैप। अब ज़रा गौर कीजिएगा, R की मैग्नीट्यूड, F की मैग्नीट्यूड, क्रॉस है तो साइन थीटा, साथ में n यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा। ये यूनिट वेक्टर क्या करता है, n यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अच्छा, इधर बच्चे क्या करते हैं बेटा, ये RF साइन थीटा मैग्नीट्यूड है और ये n यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है और ये मैग्नीट्यूड है। जब आपने इधर टॉर्क का सिंबल लिखना है ना, इधर बच्चे अक्सर एरो नहीं डालते, हालांकि इधर एरो आएगा। भला क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, तो ये मिलके एक वेक्टर क्वांटिटी बनी ना, तो वेक्टर वेक्टर के ही इक्वल होता है। तो जब अपनी क्रॉस ख़त्म करना है तो इधर एरो ज़रूर डालना है। तो ये RF साइन थीटा ये तो होगी मैग्नीट्यूड टॉर्क की। n कैप क्या है, ये मैंने इधर साइड पे लिखा है, n यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ये जो n यूनिट वेक्टर है ये टॉर्क की डायरेक्शन को जाहिर करता है, एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग R एंड F। तो जिस प्लेन में, ज़रा गौर कीजिएगा, ये मैं कल क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपने अच्छे तरीके से समझा है ना, तो ये आपके लिए बड़ा हलवा टॉपिक है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये मेरे पास R वेक्टर है, ये F वेक्टर है। ये जो n यूनिट वेक्टर है ना बेटा, ये टॉर्क की डायरेक्शन को जाहिर करता है। और टॉर्क की डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको याद है ना, मैंने आपको बताया भी था, राइट हैंड रूल, जिसको स्क्रू रूल भी कहते हैं। ये बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझाया आपको लास्ट लेक्चर में, तो आप ज़रा वो लेक्चर ज़रूर सुन के आइएगा, फिर आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये R एंड F। अब आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाएं रेडियस वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर से फोर्स की तरफ। जब R क्रॉस F करेंगे ना, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो थंब ऊपर को है, ये जो थंब ऊपर को है, तो ये टॉर्क की डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क पॉजिटिव है। अगर मैं F क्रॉस R करूँगा तो ये थंब नीचे को है, तो फिर क्लॉकवाइज में नेगेटिव टॉर्क होगा। याद रखें, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव टॉर्क होगा और क्लॉकवाइज नेगेटिव टॉर्क होगा। इसीलिए हम R क्रॉस F लिखते हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव टॉर्क का जिक्र कर रहे हैं डेफिनेशन में। ठीक है, अब ये जो R और F है ना, ये जो n यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, ये RF की जो प्लेन है उसके हमेशा परपेंडिकुलर है, या ऊपर को होगा, देखना इस प्लेन के साथ ये 90 डिग्री है, अगर नीचे को होगा तब भी ये 90 डिग्री है। मतलब ये जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो R और F की प्लेन के साथ 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर एंगल है। ठीक है, तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होगी बेटा। n यूनिट वेक्टर किस तरह मालूम करते हैं, राइट हैंड रूल से, और ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर, जिस प्लेन के अंदर R एंड F है, मैंने आपको समझाया भी है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो जी बेटा, जिस तरह कि हमने 2-3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी है और यूनिट वेक्टर का मैंने आपको बताया है, ज़रा थोड़ा सा और बात एक थोड़ी सी साइड पे लिख लें, एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं बताऊंगा भी। ये एक आपके पास एक रोड है और ये उसका है सेंटर ऑफ मैस, सेंटर ऑफ मैस।
अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक्ट करेगी तो बॉडी क्या करेगा, ये पॉइंटर है ना, अगर मैं बिल्कुल इसके सेंटर पे फोर्स लगाऊं तो आपका ज़हन क्या कहता है, आप बताएं ज़रा तवज्जो करें। अगर ये मेरे पास एक बॉडी है, एक रॉड टाइप है, अगर बिल्कुल उसके सेंटर पे मैं फोर्स लगाऊं तो ये बॉडी आगे को मूव करेगा, आगे को यूं चलता जाएगा, मूव करेगा, रोटेट नहीं करेगा। तो याद रखें, अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगे तो बॉडी कैन मूव, ये मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बता रहा हूँ टॉर्क की, बॉडी कैन मूव नॉट रोटेट, जबकि टॉर्क में तो बॉडी को रोटेट करना चाहिए। अच्छा, अगर मैं यही फोर्स, ये सेंटर ऑफ मास है, COM से मुराद है सेंटर ऑफ मास, अगर फोर्स में इधर सेंटर ऑफ मास से कभी अप या डाउन लगाऊं तो आप क्या कहते हैं, ये यूं घूमने नहीं लग पड़ेगा। तो पता क्या चला कि अगर फोर्स किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई हो तो बॉडी मूव करता है, रोटेट नहीं करता। लेकिन अगर यही फोर्स मैं इधर पे लगाना शुरू कर दूं, इस पॉइंट पे आप देखें ये यूं घूमना शुरू कर देगा। तो बात ज़हन में रखिएगा, आपने फोर्स बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगानी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे लगाएंगे तो टॉर्क पैदा ही नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा मालूमात थी, तो मैंने सोचा ये जाते जाते ये भी आपको बता दूं। अच्छा जी, और ये बात भी ज़रा नोट कर लें, अभी मैं बताता हूँ कि टॉर्क डिपेंड किस पे करता है, ये भी ज़रा पढ़ते हैं। अब ज़रा मैंने आपको ये बात ज़रा नोट कीजिएगा बेटा, कि जो टॉर्क है ना, ये उल्टा टी, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये पोजीशन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, ये फोर्स के भी परपेंडिकुलर है, और ये जो टॉर्क है, ये जो प्लेन कंटेनिंग है ना R क्रॉस F, ये तीनों के परपेंडिकुलर है। ये जो इक्वेशन हम पढ़ते हैं ना, टॉ इज इक्वल टू RF साइन थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर, टॉर्क पोजीशन वेक्टर जिसको मैंने रेडियस वेक्टर कहा, इसके भी परपेंडिकुलर, फोर्स के भी परपेंडिकुलर, और इसकी प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। तो ये तीनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। ये वाला जो साइन है ये परपेंडिकुलर का है, मतलब 90 डिग्री। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लें, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं जी बेटा कि टॉर्क किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। टॉर्क 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। बेटा मैं लिख सकता हूँ कि टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये जो R है ना, दिस इज़ रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, कि जितना रेडियस वेक्टर ज़्यादा होगा उतना टर्निंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो टॉर्क है आपका, यानी कि जितना रेडियस वेक्टर ज़्यादा होगा, जो टॉर्क है वो फोर्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो टॉर्क टॉ है वो एंगल थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखना, साइन 0 0 होता है, साइन 0 30 45 90, साइन 90 1 है, कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, आप लोग ज़रा नोट कीजिएगा कि जिस तरह एंगल बढ़ता जाएगा ना, एंगल थीटा, टॉर्क भी उसी तरह बढ़ेगा। जिस तरह फोर्स बढ़ेगी, अगर फोर्स बढ़ाते जाएंगे टर्निंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और इसको हम मोमेंट आर्म भी कहते हैं, R की जगह पे L भी लिख सकते हैं आप, तो तब भी टॉर्क बढ़ेगा। ये तीनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, कि टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है। R स्टैंड्स फॉर, इसको रेडियस वेक्टर भी कहते हैं और पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। ये मैंने एरो का साइन नहीं डाला, मैंने इसीलिए क्या लफ्ज़ बोला है कि टॉर्क डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, टॉर्क डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एंड टॉर्क आल्सो डिपेंड एंगल बिटवीन R एंड F। ये जो एंगल थीटा है ये R और F के दरमियान है, ठीक हो गया। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर टॉर्क डिपेंड करता है बेटा, आपने इसको याद रखना है। टॉर्क का SI यूनिट क्या होगा, अब ज़रा गौर करें, अगर मैं इसको लिखूं टॉ इज़ इक्वल टू R क्रॉस F है ना, तो RF लिख लेता हूँ, क्यों बना, देखना RF साइन थीटा, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड अगर लूँ तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, RF साइन थीटा मान लेते हैं 1 के इक्वल है, ये 90 डिग्री है यूनिट निकालने के लिए। तो फिर टॉर्क का बेटा यूनिट क्या हो जाएगा, टॉ इज़ इक्वल टू, रेडियस का यूनिट क्या होता है मीटर, और फोर्स का न्यूटन, मीटर न्यूटन, या इसको तरतीब चेंज भी आप कर लें, न्यूटन मीटर। तो बेटा ये पेपर में MCQ आता है, आप लोग इसको गौर से नोट कीजिएगा कि टॉर्क का SI यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। टॉर्क का SI यूनिट क्या है,
न्यूटन मीटर। तो बेटा तो टॉर्क का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर है। इधर ही मुझे एक एमसीक्यूज याद आ रहा है जो कि आपके एमडी कैड में भी पूछा गया है। आपने वर्क पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, वर्क का फार्मूला पढ़ा होगा, W=FD। वर्क का यूनिट भी, वर्क का जो ऐसा यूनिट है वो होता है जूल, और जूल किसके इक्वल होता है? न्यूटन मीटर। टॉर्क का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर है, इसको जूल नहीं कहेंगे, हालांकि ये बराबर तो हैं। उसकी वजह बिकॉज वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, और स्केलर और वेक्टर के यूनिट आपस में बराबर नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता उनकी नेचर ज़रूर सेम होगी, उनकी डायमेंशन ज़रूर सेम होगी। तो वर्क ऐसा यूनिट जो जब भी आपसे पूछा जाए तो आपने कहना जूल। हाँ, वो जूल इक्वल किसके हैं? न्यूटन मीटर के। लेकिन जब आपसे कहीं पे पूछा जाए कि टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या है, तो आपने इसको जूल नहीं कहना, इसको न्यूटन मीटर ही कहना है। अच्छा जी, इसका बेस यूनिट देखते हैं कि टॉर्क का बेस यूनिट क्या है। अब टॉ इज इक्वल टू, न्यूटन किसके इक्वल होता है बेटा? आपको याद है, kg/(-2) ज़रब m। देखिए ना, न्यूटन की जगह पे क्या आ गया? किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये आपने फोर्स का यूनिट न्यूटन पढ़ा है ना, और मीटर की जगह पे मैंने मीटर ही लिखा। अब इसको कंबाइन कर दें, इसका बेस यूनिट क्या आ जाएगा? किलोग्राम, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर s-2। लें जी, ये टॉर्क का आ गया बेस यूनिट kg/(m²s-2). तो आप लोग ज़रा नोट कर लें, ऐसा यूनिट टॉर्क का क्या है? न्यूटन मीटर। ये एमसीक्यू में चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। और बेस यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर s-2। ठीक है, और इसकी डायमेंशन क्या है? आपको याद है ना कि टॉर्क की जो डायमेंशन है वो हमेशा बेस यूनिट से ही आएगी। किलोग्राम किसका यूनिट है? मैस का। तो केजी की जगह पे m लिख सकते हैं। किलोग्राम किसका यूनिट है? मैस का। मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का। तो m स्क्वायर है तो इधर l स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड किसका है? टाइम का। तो s-2 है तो t-2 आ जाएगा। तो आपको याद है बेटा, याद रखिएगा कि डायमेंशन का जिक्र जब भी होगा तो ये स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं, ये ज़रूर आएगी। तो देखें, ये 3 एमसीक्यूज मैंने सोल्व करवाए हैं। टॉर्क का ऐसा यूनिट, बेस यूनिट, इसकी डायमेंशन। क्वांटिटी कौन सी है जी? बताएं मुझे। ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा ये नोट कर लें, नोट, टॉर्क इज़ अ, ये कौन सी क्वांटिटी है जी? टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो ये बात आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेनी है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसकी डायमेंशन है, ये इसका बेस यूनिट है, ये इसका एसआई यूनिट है, और टॉर्क किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, और ये तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं बेटा। टाइटनिंग ऑफ अ नट विद अ स्पैनर। अब ये इस डेफिनेशन की बारी आ गई जो मैंने आपको कहा था मैं समझाऊंगा, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। ये एक नट है मेरे पास, ये एक नट है, दिस इज़ अ नट। जिस तरह हम घर में पेच का नट नहीं कसते, अच्छा ये एक नट आ गया हमारे पास। ये है रेंच, जिसको आप स्पैनर भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया जी? स्पैनर। लें जी, ठीक है, ये आपके पास एक नट है बेटा। इस नट का जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसको पिवट पॉइंट भी कहते हैं। अच्छा ये भी आप नोट कर लें, अक्सर बच्चे ना, ये जो मैंने लिखा ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको पिवट पॉइंट भी कहते हैं बेटा। अब पिवट में और एक्सिस ऑफ रोटेशन में क्या फ़र्क है, ज़रा नोट कर लें। ये दरवाज़ा है, मिसाल के तौर पर मैं अब रफ अमल पे ज़रा थोड़ा समझा रहा हूँ। ये डोर है आपके पास ना, ये आपके घर में किसी भी रूम का एक दरवाज़ा है। यहाँ से आप पकड़, यहाँ से दरवाज़ा फिक्स होता है ना एक साइड से, आपको याद होगा, और यहाँ पे आप फोर्स लगाते हैं, ऐसे है। अगर आप इस दरवाजे की ये जो लाइन है ना बेटा, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको, इस लाइन को क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ, ये इस लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन बेसिकली एक लाइन का नाम है जिसको हम 3D व्यू के अंदर देखते हैं। ठीक है, अगर इस दरवाजे की ये जो लाइन है, इधर से तो दरवाज़ा खुलेगा और बंद होगा ना, आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे?
इधर से तो दरवाज़ा खुलेगा बंद होगा। ये जो लाइन है ना जो फिक्स है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक लाइन का नाम है। और ये 3D में जब मैं इसको सामने से देखूंगा मुझे एक लाइन नज़र आएगी। अगर मैं इस दरवाजे की लाइन को यूं ऊपर से देखूं तो मुझे ये लाइन एक पॉइंट नज़र नहीं आएगा। बेसिकली है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन ही। जब मैं यूं दरवाजे को सामने से देखूंगा तो मुझे एक लाइन नज़र आती है, लेकिन जब मैं इसी लाइन को यूं देखता हूँ ना तो उसको पिवट पॉइंट कहते हैं। असल में ये चीज़ एक ही है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, इधर साइड पे लिख देता हूँ पिवट पॉइंट। पिवट कहते हैं मरकज़ को, पिवट पॉइंट, ठीक है। और ये 2D में है। बात समझ आई? अब आपको पिवट पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन का फ़र्क पता चला बेटा। अगर आप दरवाजे की ये जिस एक एंड के साथ दरवाज़ा फिक्स है ना, अगर आप उसको यूँ सामने से देखेंगे तो आपको लाइन नज़र आएगी, मैं उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहता हूँ। अगर मैं ऊपर से देखूँ तो मुझे एक पॉइंट नज़र आता है जिसको पिवट पॉइंट कहते हैं। तो पता चला ये पिवट पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ही चीज़ है, बस ये 2D और 3D का कॉन्सेप्ट है, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो आई होप कि आपने ये चीज़ भी नोट की होगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी, ये स्पैनर और नट की एग्जाम्पल की तरफ। तो बेटा ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ये मेरे पास नट है, ये स्पैनर है। अब आप सपोज करें कि इस पिवट पॉइंट से लेके, इसको मैंने क्या नाम दिया है अभी, दिस इज पिवट, ठीक है। और यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये जो वेक्टर बनेगा दिस इज आर वेक्टर, जिसको हम रेडियस वेक्टर भी कहते थे, आपको याद है? दिस इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। अब इस डेफिनेशन का टाइम आ गया समझाने का। और इधर एक सम एंगल पे एक फोर्स लग रही है बेटा, ये एक फोर्स है जो सम एंगल के ऊपर एक्ट कर रही है। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक है। अब इसी के साथ मैं क्या कहूँगा इसको, ये अब ज़रा देखें, इसमें मैं फोर्स लगाऊंगा ना, ये यूं घूमेगा। तो मुझे बताएं कि ये जो रेडियस है ये इस तरह जब सर्कल में घूमेगा यहाँ से पकड़ के, तो फिर ये इसको रेडियस वेक्टर भी तो कह सकते हैं ना। ये एक रेंज है, जब मैं उसको यूं घुमाता हूँ सर्कल में यूं, तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का फासला वो रेडियस भी कहलाता है, रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। ये फोर्स लग रही है जो कि एक एंगल बना रही है जी, एंगल थीटा। अब आप ज़रा गौर करें कि अब ये एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा एफ एक्स, जिसको एफ कोस थीटा कहेंगे, और ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा एफ वाई, जिसको एफ साइन थीटा कहेंगे। तो मुझे बताएं आप कि कौन सा एफ का कंपोनेंट है जो रोटेशन पैदा कर रहा है, ज़रा आप खुद बताएं। ये वेक्टर है ना, ये जो एफ कोस थीटा, ये तो पोजीशन वेक्टर के साथ यूँ पैरेलल है, ये पैरेलल है। ये तो बिल्कुल नहीं, कभी आपने देखा ये दरवाज़ा लगाओ, अगर आप उसको यूँ खींचें तो कभी खुलता है नहीं, आपने परपेंडिकुलर फोर्स लगानी है। तो ये जो एफ कोस थीटा, ये तो टॉर्क रोटेशन पैदा नहीं करेगा। एफ साइन थीटा, देखना आपको याद है, मैंने आपको बताया हुआ है, ये एफ एक्स है और ये एफ वाई है। अगर मैं इसी एफ वाई को यूँ पैरेलल शिफ्ट कर दूँ, ज़रा गौर कीजिएगा, अगर इसी एफ वाई को यूँ मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ ना वेक्टर को, ये एफ वाई एफ साइन थीटा, तो ये भी एफ साइन थीटा है, इसको मैं एफ वाई भी कह सकता हूँ। तो ये आर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, और साइन 91 होता है। तो पता चला ये एफ साइन थीटा, इसी वजह से फार्मूले में साइन थीटा आया था, कोस थीटा नहीं आया था। तो अब ज़रा इसको ज़रा गौर कीजिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूँ, डायरेक्शन की बात नहीं अभी मैं कर रहा। तो बेटा आप ज़रा गौर करें, द प्रोडक्ट, ज़रा दे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड आ गई, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या लेना आपने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके, ये जो पिवट पॉइंट है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैंने अभी आपको समझाया। पिवट 2D में है, एक्सिस ऑफ रोटेशन 3D में। ये आप नोट कीजिएगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम पिवट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये 2D में है, ये 3D में। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके, यहाँ से लेके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं, रेडियस वेक्टर कहते हैं, इसको एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नोट करें, टॉ इज इक्वल टू, इसको एल एफ भी लिख सकते हैं, एल एफ साइन थीटा, या अगर साइन थीटा 1 के इक्वल है तो टॉ इज इक्वल टू एल एफ।
व्हाट इज एल? दिस इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। इसका बेटा दूसरा नाम है लीवर आर्म, मूवमेंट आर्म को लीवर आर्म भी कहते हैं। एल इज द मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म किसे कहते हैं? ये जरा गौर से देखें, पिवट पॉइंट से लेके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का दरमियानी फासला ये मूवमेंट आर्म है। ये देखें अल्लाह ताला ने हमारे हाथ की तख्लीक भी कुछ इस तरह की है। यहाँ से पकड़ के हम फोर्स लगाते हैं ना, ये कूनी, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ से लेके आर्म बाजू को कहते हैं ना, ये जो फासला है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक, ये मूवमेंट आर्म है, इसको लीवर आर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थी चंद कुछ एक्सप्लेनेशन के अंदर डेफिनेशन। एक्सप्लेनेशन इसकी कि टाइटनिंग ऑफ अ नट विद अ स्पैनर, ये नट है, ये आपको स्पैनर जिसको आप रेंच भी कहते हैं। दूसरी एग्जांपल, ए सीसा रोटेट्स ऑन एंड ऑफ द ग्राउंड ड्यू टू टॉर्क इम्बैलेंस। ये अक्सर आपने पार्क में देखा होगा, वो जो झूला नहीं होता ये टॉर्क, ये जहाँ जिधर दो बंदे बैठते हैं, ये सीसा, तो वो भी टॉर्क की एग्जांपल है। और ये नट और रेंच वाली ये भी टॉर्क की एग्जांपल है। और ये दूसरी डेफिनेशन भी मैंने आपको समझा दी। तो जी बेटा ये MCQs 2-3 और हैं। टॉर्क मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा? याद रखें 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर, यानी कि जब R और F पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे तो टॉर्क मिनिमम होगा। उसकी वजह भला क्यों? क्योंकि बेटा फार्मूला क्या है टॉर्क का? टॉ इज इक्वल टू RF साइन थीटा। साइन 0 पे भी 0 है और 180 पे भी 0 है। तो याद रखें MCQs आ सकता है कि 0 और 180 डिग्री पे टॉर्क मिनिमम है, यानी कि 0 है। मैक्सिमम कब होगा? 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर। ज़रा नोट कीजिएगा टॉर्क। अब इधर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कहते हैं सर साइन 90 तो 1 हो गया, टॉर्क मैक्सिमम है, समझ आ गई। साइन 270 तो -1 होता है। बेटा वो माइनस साइन डायरेक्शन को जाहिर करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। याद रखें 90 पर भी टॉर्क मैक्सिमम होगा और 270 पर भी मैक्सिमम होगा। ये MCQ आपने ध्यान में रखना है। और अगर टॉर्क, अगर कोई चीज़ एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो टॉर्क पॉजिटिव होगा, और अगर कोई चीज़ क्लॉकवाइज मूव करेगी तो टॉर्क नेगेटिव होगा। ठीक है, आपने ये भी MCQs याद रखना है। ये डिफरेंस है जी थोड़ा सा लीनियर और सर्कुलर का। लीनियर में जब बॉडी आगे पीछे मूव करती है तो उसको फोर्स कहेंगे हम, ये फोर्स है। लेकिन अगर उसी को मैं सर्कुलर में बात करूं तो वो फोर्स का दूसरा नाम टॉर्क है। अगर बॉडी आगे पीछे मूव कर रही है तो ये एक्सेलरेशन है A, लेकिन अगर वो सर्कुलर में मूव कर रही है दिस इज कॉल्ड अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर बॉडी आगे पीछे मूव कर रही है दिस इज कॉल्ड मैस। अगर सर्कल में मूव कर रही है तो इसको I कहते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी डिटेल चैप्टर नंबर 5 में आएगी। अब ये न्यूटन साइकिल लॉ बेटा आपने पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू ma। अब F की जगह पे क्या लिखूंगा? टॉ, M की जगह पे I और A की जगह पे अल्फा। तो ये जो टॉ इज इक्वल टू I अल्फा है, इसको सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। जिस तरह इसका नाम न्यूटन साइकिल लॉ है ना, तो ये भी साइकिल लॉ है, लेकिन ये रोटेशन के अंदर है। तो ये जो टॉ इज इक्वल टू I अल्फा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ न्यूटन साइकिल लॉ की सर्कुलर फॉर्म या रोटेशनल फॉर्म है। ये MCQs बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ़ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, अगर एक बॉडी मूव कर रही है लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, तो उसका टॉर्क क्या होगा? बेटा देखें, अगर ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा से मुराद है एंगुलर वेलोसिटी, उसको ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं। तो जब हमने पढ़ा था ना एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। अगर एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है ना तो अल्फा क्या होगा? 0। तो टॉ इज इक्वल टू I अल्फा। I अल्फा 0 है तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा? 0। देखा, हालांकि बॉडी तो मूव कर रही है। मैंने आपको समझाया था कि हर घूमती हुई चीज़ में टॉर्क नहीं होता। टॉर्क तब भी होगा जब चीज़ उसकी स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसका अल्फा 0 है, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है। तो जब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 तो टॉर्क भी 0। ठीक हो गया। तो ये थी चंद अहम बातें, ज़रा इनको नोट कीजिएगा बेटा। तो जी बेटा, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, रिजिड कहते हैं कुछ सख्त हार्ड बॉडी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे इसकी डायग्राम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने गौर से सुनना है। अगर एक मरतबा समझना है तो वीडियो को बैक करके फिर दोबारा सुनना है, 2-3 मरतबा सुनेंगे समझ आ जाएगा।
इंशाल्लाह अगर एक ही मरतबा गौर से सुन लेंगे तो तवज्जो से समझिएगा ज़रा। ये है हमारे पास एक रिजिड बॉडी, दिस इज़ अ रिजिड बॉडी। ये पिवट पॉइंट है ओ, जिसको मरकज़ कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इसको कहते हैं। और ये पॉइंट है पी, जहाँ पर एक फोर्स एक्ट कर रही है। आपको पता है ना कि पिवट पॉइंट से लेके ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का फासला रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, ये एक फोर्स एक्ट कर रही है एफ, दिस फोर्स इज कॉल्ड एफ। ठीक है, एक और डायग्राम बना लेते हैं हम इधर। ये भी एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। ये पॉइंट है ओ, जिसको हम क्या कहेंगे, पिवट पॉइंट। और ये पॉइंट है पी, पिवट पॉइंट से लेके पॉइंट पी तक का फासला रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, इसको मोमेंट आर्म भी कहते हैं। और ये एक फोर्स है एफ, ठीक हो गया। पॉइंट पी के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है एफ। अब आप जरा गौर करें, ये हमने पढ़ा था टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो ये आर है, ये एफ है बेटा। अब हमने करना क्या है, ये आपकी बुक में भी दोनों डायग्राम में बनी हुई हैं, ये कुछ ऐसे भी इसको किया गया है, ये रिजिड बॉडी को ना शो किया गया है, ठीक है। तो ये एक रिजिड बॉडी को शो किया गया बुक के अंदर। अब जरा गौर कीजिएगा, पहले मैंने क्या करना है, पहले मैंने फोर्स के दो कंपोनेंट करने हैं, फिर मैंने पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट्स करने हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक परपेंडिकुलर। डायग्राम आपने गौर से समझनी है। जब आपने फोर्स के, एक बात आपको याद है, अगर आप शुरू से मेरे लेक्चर सुनते आ रहे हैं, मैंने आपको समझाया हुआ कि एंगल जो होता है ना, एंगल थीटा, वो दोनों वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान होता है। अब आप ज़रा गौर करें, ये वेक्टर एफ की टेल है, ये इसका हेड है, इधर तो एंगल नहीं बनेगा। हम इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर देंगे। बेटा याद रखें, किसी भी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो वेक्टर एफ है ना, ये यूं पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा, इसी वेक्टर को मैं उठा के यूं आगे शिफ्ट कर देता हूँ, ये आर वेक्टर है। अब ज़रा देखें कि जब मैं इसी वेक्टर को उठा के यूं शिफ्ट किया है, जब इसी वेक्टर को उठा के मैंने यूं शिफ्ट किया आर को, तो आप देखें कि आर और एफ की फिर टेल से टेल मिल गई, ये एंगल बनेगा थीटा। इस वेक्टर आर को पैरेलल शिफ्ट करना है। याद रखें, जब फोर्स के कंपोनेंट करने हैं तो आर को पैरेलल शिफ्ट करना है। अब ज़रा इधर देखें, दूसरी डायग्राम में दोनों को बराबर लेके चल रहा हूँ। और जब मैंने फोर्स के दो कंपोनेंट करने हैं तो आर को पैरेलल शिफ्ट करना है, ठीक हो गया। आर को यूं पैरेलल शिफ्ट कर दिया है। और जब मैंने आर के दो कंपोनेंट करने हैं तो फोर्स को पैरेलल शिफ्ट करना है। इसी फोर्स को यूं पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं मैं, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। ये फोर्स है एफ। अब ये देखें, आर और एफ के दरमियान एंगल कितना बन गया, थीटा। ये बुक में डायग्राम यूं दिखाई गई ना, इस फोर्स को उठा के यूं शिफ्ट किया है। अच्छा, ऐसा क्यों किया है, ताकि आर और एफ की टेल से टेल मिल जाए। बेटा याद रखें, जब भी एंगल थीटा होगा दोनों वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान होगा। तो वो आपने गौर किया मैंने क्या किया। अब मैंने एफ के दो हिस्से करने हैं, तो आर को मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, टेल से टेल मिल गई, एंगल थीटा। एफ के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा जी आपके पास एफ कोस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा। अच्छा बेटा, कुछ किताबों में ना इसको भी एफ के दो हिस्से करने के बाद ना फिर पैरेलल शिफ्टिंग की गई है। ज़रा मैं बता देता हूँ, आप इस डायग्राम को ऐसे बना लें तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई भी आपकी डायग्राम गलत नहीं करेगा। अब कुछ किताबों में किस तरह मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। अब ज़रा ये एफ कोस थीटा ना, तो कुछ किताबों में इसको पैरेलल शिफ्ट किया गया, इधर एफ कोस थीटा आपको नज़र आएगा। ये जो एफ कोस थीटा है, इसी वेक्टर को उठा के आप इधर रख दें, और ये जो एफ साइन थीटा है, ये वाला एफ साइन थीटा, इसी वेक्टर को आप उठा के इधर रख दें। तो आप ज़रा वीडियो के अंदर तो आपको ये नज़र आ गया ना। तो अब मैं पैरेलल शिफ्टिंग कर देता हूँ जिस तरह आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है, ताकि आप परेशान ना हो। तो एफ कोस थीटा उठा के इधर रखें, ये बन जाएगा आपके पास एफ कोस थीटा, दिस इज एफ कोस थीटा। एफ कोस थीटा इधर आ गया, पैरेलल शिफ्टिंग, ये एफ साइन थीटा इधर आ गया। लो जी, ठीक है। अब पैरेलल शिफ्टिंग मैंने कर दी, अब इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आप फिर परेशान ना हो जाए।
अब ये एफ कोसीटा है ना, इसकी मैंने पैरेलल शिफ्टिंग कर दी है। अब ये देखिए, ये इस तरह की डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में नज़र आ रही होगी। तो देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया बेटा। ये जो एफ कोसीटा है इसको मैं क्या कह सकता हूँ, कंपोनेंट ऑफ एफ, कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग आर, ऐसी है ना। ये जो एफ कोस सीटा है, ये जो एफ कोस सीटा है, ठीक है बेटा। जब मैंने इसको यू पैरेलल शिफ्ट किया था, आपको याद है कि एफ कोस सीटा इधर था। ये जो एफ कोस सीटा है ये फोर्स का कंपोनेंट है लेकिन आर के अलोंग है। जब आप इसको यूँ समझेंगे ना इधर, तो फिर आपको समझ आएगा कि आर के अलोंग कैसे है। ये तो पैरेलल शिफ्टिंग की है ना, इसको यूँ करके समझें, ये आर के अलोंग है। और ये जो एफ साइन थीटा है इसको मैं क्या लिखूंगा, कंपोनेंट ऑफ एफ परपेंडिकुलर टू आर। ये उल्टा साइन परपेंडिकुलर, इधर सारा आपने यही लिख देना, कंपोनेंट ऑफ एफ। अब आप देखें ना, ये जो एफ साइन थीटा ये आर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टॉ इज इक्वल टू आर इंटू एफ साइन थीटा, आर इंटू एफ साइन थीटा। तो ये आर एफ साइन थीटा आ जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि एफ साइन थीटा की वजह से टॉर्क पैदा हो रहा है, बॉडी रोटेट कर रहा है। वेक्टर फॉर्म इसकी क्या आ जाएगी बेटा, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म आ जाएगी टॉ इज इक्वल टू, इधर एरो डाल देंगे, आर एफ साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो ये अगर इधर एन यूनिट वेक्टर आएगा तो एरो आएगा, अगर एन यूनिट वेक्टर नहीं आएगा तो एरो भी नहीं आएगा। अब करते हैं जी, एफ को हमने किया एफ कोसीटा, ये एफ थी ना फोर्स, ये एफ कोसीटा था, ये एफ साइन थीटा, फिर हमने इसकी पैरेलल शिफ्टिंग की। अब आ जाए दूसरी डायग्राम पे। अगर आपने इसको एक बार तक समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं आई तो वीडियो को दोबारा बैक पे लेके जाके फिर इसको 2-3 मरतबा देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी इंशाल्लाह। अब आए जी, फोर्स के 2 कंपोनेंट तो कर दिए, आर के करने हैं। अब ये वेक्टर एफ इधर दिखाया गया बुक में, आपने इसको यूं पैरेलल शिफ्ट करना है कि आर और एफ की टेल से टेल मिल जाए। एफ के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करना है आपने, किसके ऊपर, फोर्स के ऊपर। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, दिस इज आर कोस थीटा और दिस इज आर साइन थीटा। आप देखना आर साइन थीटा ये फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, आर कोस थीटा, आर कोस थीटा ये फोर्स के क्या है, कंपोनेंट ऑफ आर, कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एफ। ये जो आर कोस थीटा है ये रेडियस पोजीशन वेक्टर आर का कंपोनेंट है लेकिन फोर्स के अलोंग है। अब कैसे, जब आप फोर्स को पैरेलल शिफ्ट करेंगे फिर आपको समझ आनी है। तो आर साइन थीटा क्या आएगा जी, कंपोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू एफ। ये जो आर साइन थीटा फोर्स के साथ 90 डिग्री है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले हमने क्या लिखा था, आर एफ साइन थीटा। अब पहले एफ पहले लिख लें और आर साइन थीटा को बाद में लिख लें, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एफ साइन थीटा ही बन जाएगा। तो इसकी वेक्टर फॉर्म सेम एज इट इज़ वही बन जाएगी। वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, आपको टॉ के ऊपर एरो डाल दें, आर एफ साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो बेटा देखें, टॉर्क एक्ट ऑन द रिजिड बॉडी मैंने आपको समझाया, हमने पैरेलल शिफ्टिंग की है, तो आप इसको ज़रा गौर से समझिएगा, नोट कर लें। अगर आपको एक मरतबा समझ नहीं आई तो इसको 2-3 मरतबा ना वीडियो को बैक पे लेकर आके 5-7 मिनट ज़रूर देखेंगे, ये बड़ा अहम है, लॉन्ग में आया हुआ है बोर्ड के पेपरों में, इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। तो जी बेटा टॉपिक तो हमारा ख़त्म हो गया था, लेकिन ना एंड पे जाते जाते कपल का कॉन्सेप्ट भी मैं देता चलूँ। ये कपल भी असल में टॉर्क ही है। अब वो कैसे, इसकी डेफिनेशन नोट करें कपल की, 2 पैरेलल फोर्सेस डेट हैव द सेम मैग्नीट्यूड, 2 फोर्सेस हैं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ये जिस तरह कार का स्टीयरिंग नहीं होता, ज़रा गौर करें, आप कार के स्टीयरिंग को यूँ नहीं घुमाते, एक फोर्सेस आपको पुश अप ऊपर की तरफ लगाते हैं, एक नीचे की तरफ लगाते हैं पुल डाउन। एक पॉजिटिव फोर्स है एफ, एक नेगेटिव है, यानी कि इसकी एक ही डायरेक्शन अपवर्ड है, एक की डाउनवर्ड है। तो कपल किसे कहते हैं, 2 पैरेलल फोर्सेस डेट हैव द, इन दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड तो सेम है, ये कार का स्टीयरिंग है, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। आर सेपरेटेड बाय अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, ये सेंटर से लेकर यहाँ तक का फासला आर ए और ये आर बी, और दोनों का ये जो दरमियानी फासला है एक एंड से दूसरे एंड तक, इसको मैं डी कहूँगा। अब टॉर्क का फार्मूला क्या, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो ये देखें, ये इसका आर ए क्रॉस एफ ए,
और इसका टॉर्क अलग होगा, यानी कि इसका टॉर्क अलग है, इसका टॉर्क अलग है, आर बी क्रॉस एफ बी। तो ज़रा देखें, मैंने दोनों के टॉर्क को जमा किया है। एफ ए की डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, माइनस एफ, और एफ बी की जगह पे एफ लिखा, एफ को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आर बी प्लस क्या है, आर बी ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, माइनस आर ए, तो आर बी माइनस आर ए को मैं आर बी कह सकता हूँ। तो ये जो टॉ इज इक्वल टू आर एफ, ये असल में ये जो एफ है ना, ये एक फ्री वेक्टर है, इसको टॉर्क ड्यू टू कपल भी कहते हैं, यानी कि ये दोनों फोर्सेस इनकी मैग्नीट्यूड सेम है ना, इसको आपने कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो ये तो था टॉर्क ड्यू टू कपल का कॉन्सेप्ट। बेटा वीडियो को बार बार देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।